राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक छोटी कंपनी है, उसका आईपीओ खुलने वाला है लगभग 8 मई से 10 मई के बीच में। सो इस कंपनी का हम थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और ये क्या कंपनी फ्यूचर के अंदर में कर सकती है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे और आज के फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज की हालत को देखते हुए। सो यहाँ पे एक कंपनी का जो बेसिक डिटेल्स अगर पहले देख लेते हैं हम लोग, तो कंपनी का नाम है TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड। कंपनी का जो लोगो है द ग्रेट इंडियन फार्म्स वासुदेव कुटुंबकम, इस नाम से इस कंपनी, ये इस नाम से कंपनी है। तो ये कंपनी जो है इस आईपीओ लेके आ रही है, जो कि कंपनी ने अपना प्राइस सेट किया 93 रुपीज़ पर शेयर। और कंपनी के एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए 1,11,600 रुपये की जरूरत आपको पड़ने वाली है, क्योंकि एसएमई कंपनी है। और यहाँ पे 6 करोड़ रुपए 39 लाख रुपीज़ कंपनी उठाना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू। और यहाँ पर कंपनी ने जो अपनी खुद की पूरी वैल्यू लगाई है दैट इज़ अराउंड 24 करोड़ रुपीज़। तो जो कि चॉइस, तो यहाँ पे लगभग लगभग 25% शेयर्स, मतलब सिर्फ उतने ही शेयर्स कंपनी मार्केट में दे रही है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जितने मैंडेटरी बाय से भी हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो 73.28% ही। और 75% जो है उससे ज़्यादा प्रमोटर्स की हो नहीं सकती शेयर होल्डिंग किसी भी कंपनी के अंदर, जो भी लिस्टेड कंपनी होगी उसमें एज पर से भी। तो सिर्फ उतने शेयर दें, दैट शोज़ की कंपनी सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर के। अब यहाँ पे अब कंपनी की और चीज़ों को देखते हैं। तो अब तो सब कुछ ठीक है। तो कंपनी करती क्या है, पहली चीज़ तो यही देख लेते हैं। तो कंपनी एक ये जो फार्मिंग करती है, और फार्मिंग करने के बाद में जो फ्रूट्स और जो ट्रीज़, जो लकड़ी होती है उसको बेचती है, फ्रूट्स को बेचती है, सब्जियां बेचती है। सो एक लैंड है 110 एकड़ का, उसके ऊपर में अलग अलग चीज़ें कंपनी उगाती है सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। और कुछ जो लकड़ी है जैसे सागवान के ट्री हो गए, टिम्बर के ट्री हो गए, और जैसे फ्रूट्स हो गए, तो उनके पेड़ एक बार लगा दिए हैं, अब उनको मेंटेन रखती है। और जैसे उनमें पौधा मतलब फसल होती है तो उनको बेचती है। तो सारे ही एक मिक्स काम में कर रही है, पेड़ भी लगा रही है लकड़ी के लिए, साथ में फ्रूट्स के पौधे भी लगा रही है, जो कि फ्रूट्स आए तो बेचें, साथ में सब्जियां भी लगा रही है, और जो सीजनल सब्जियां चलती हैं वो भी कंपनी लगाती है। तो सारे ही काम एक लिस्ट कंपनी कर रही है। सो हर सीजन में कंपनी कमा रही है। अब यहाँ पे कंपनी जो B2B सेगमेंट के अंदर में बेचती है, जैसे कि यहाँ से जैसे कंपनी अपने यहाँ से सुपर मार्केट को बेचती है, फिर सुपर मार्केट से रिटेल खरीद ले, इस टाइप से B2B यूजुअली बेच रही है। अब फ्यूचर में कंपनी बोल रही है कि हम B2C भी बेचेंगे, डायरेक्ट कस्टमर्स को भी बेचेंगे, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन अच्छा है। बीच में बिचौलिया खा रहा है, तो हम बहुत सोच रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर को बेचें, बिचौलियों को क्यों खाने दें। तो ये प्लान अच्छा है बाय द वे, कस्टमर को भी सस्ता पड़ेगा और इनको भी ज़्यादा मुनाफा रहेगा। अब यहाँ पे आज के दिन अगर हम लोग कंपनी बोल रहे हैं कि पैसे उठा क्यों रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। जो कंपनी बोल रही है मुझे जो ज़मीन के अंदर में जो खेती बाड़ी के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और इरिगेशन वगैरह करने के लिए एग्रीकल्चर में अंदर में, सो उन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे उठा रही है। अभी 110 एकड़ का ज़मीन का मालिक, और सालाना जो कंपनी कमाई कर रही है कितना, 1,30,00,000, 1,15,00,000, 38 करोड़, 81 करोड़, इस टाइप से कमाई कर रही है। सो मुझे लगता है कि सिर्फ आईपीओ लेके आने के लिए ही आईपीओ लाया गया है, बाकी और कोई मुझे पर्टिकुलर रीज़न नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। बस आईपीओ है हमारा, स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी का नाम है, आजकल होता है। और ये कंपनी राजस्थान बेस्ड है। एंड सेकेंडली ये जो ये कंपनी जो इस आईपीओ को लेके आने में हेल्प कर रही है, जो कि हेम सिक्योरिटीज़ वाले हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ये अब जो वैल्यूएशन होती है उसको ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा नहीं देते हैं, उसको जो भी वैल्यूएशन है उसको साफ दिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि आईपीओ वाला साल है, और आईपीओ वाले साल के अंदर में इन्होंने 81 लाख ही नेट प्रॉफिट्स रखे हैं, जबकि पिछले साल 1,30,00,000 थे। तो ये चाहते तो इसको अच्छा खासा बढ़वा भी सकते थे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे हड़ंगे कागजी कार्रवाई करवा करोगे, बट नहीं किया। हेम सिक्योरिटीज वाले के मैंने देखे, काफ़ी पहले भी आईपीओस देखे हैं, बट ये ऐसा काम यूजुअली नहीं करते हैं। तो दैट शोज़ कि हेम सिक्योरिटीज़ नाम अपने आप में ही एक, जब इसका आईपीओ आता है तो ऑलरेडी एक वहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की और चीज़ों को अगर देखा जाए, सो आज के दिन इसी फील्ड के अंदर में जो कि एग्रीकल्चर का मार्केट में माल बेचते हैं, वो कुछ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके बारे में इसको कंपैरिजन भी करके देखेंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ों की अगर देखते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी के मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, जैसे इंद्रजीत हो गया, नीरज हो गया, राइट, तो ये प्रमोटर ग्रुप के लोग हैं, राइट। तो इनके ऊपर में ऑलरेडी केसेज चल रहे हैं, बट क्रिमिनल केस आज के दिन इनके ऊपर में कोई भी नहीं चल रहा है, बट केसेज चल रहे हैं जिसमें अमाउंट अच्छा खासा इन्वॉल्व है। जैसे इस वाले केस में डायरेक्ट टैक्स का एक केस है, तो इसमें 2.5 करोड़ रुपए का टैक्स इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इतना अगर केस जीत गया है, अगर ये केसेज में ये हार जाते हैं इंद्रजीत वगैरह, तो इनको 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमको सामने है उसके हिसाब से आज के दिन इनके पास जो ज़मीन है वो राजस्थान में, एक तो अजारी फार्म नाम से है, अजारी नाम की जगह है, वहाँ पर है।
एक कसिंद्रा नाम से जगह है और एक कोजरा नाम से जगह है। तो इन इन जगहों पे ये खसरा नंबर्स हैं। खसरा नंबर गाँव में खेत की जब एग्रीकल्चर की जो ज़मीन होती है राजस्थान में, वो ज़मीन खसरा नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये खसरा नंबर्स हैं उन ज़मीनों के, प्लॉट नंबर्स, जैसे अगर प्लॉट नंबर होता है प्लॉट नंबर के नाम से। तो आप ऑनलाइन भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसा आपको जगह का, तहसील का पता होना चाहिए, शहर का पता होना चाहिए, फिर गांव का पता होना चाहिए, फिर आप खसरा नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो निकाली जा सकती है आराम से, ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो जितने भी फार्म्स हैं, ये आज के दिन ये जो नीरज गेमावत और रचना नीरज हैं, ये दो मेन प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, इन्हीं के नाम पे ये ज़मीनें हैं। सो इन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, ये ज़मीन अपने नाम पे खरीदते हैं और बाद में ये जो ज़मीन है वो किराए पे देते हैं कंपनी को, और कंपनी से फिर हर जो पर एकड़ पर मतलब पर हर साल 8,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसे लेते हैं। सो 110 एकड़ ज़मीन इन्होंने दे रखी है। सो 110 एकड़ इंटू 8 तो 80 लाख रुपए के आसपास, सॉरी कितने हो गए, 110 के हिसाब से 80,000, 8 लाख रुपए जो हैं साल का ये लोग रेंट लेते हैं। अब ये फ्यूचर में जो रेंट है ये बढ़ता जाएगा, सो उस हिसाब से कमाई। और कंपनी की जो, अब यहाँ पे यही जो अगर ज़मीन होती है अगर कंपनी के नाम पे होती है तो इस कंपनी मतलब 4 चांद लग जाते हैं इस आईपीओ के, क्योंकि इस ज़मीन की खुद की वैल्यू ही करोड़ों में है, राइट। तो ये कंपनी अगर पैसे उठा भी रही तो 2-4 करोड़ रुपए और भी उठा लेती, तो आने वाले टाइम में ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। बट अब ये ज़मीन की वैल्यू जो बढ़ेगी ये तो इनको फ़ायदा देगी, जो प्रमोटर लोग हैं, कंपनी को तो कोई फ़ायदा देगी नहीं। कंपनी को तो बस यही फ़ायदा है कि ये जो जितना बिजनेस कर रहे हैं, अगर जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस बढ़े तो कंपनी को फ़ायदा है। ज़मीन की कीमत में अगर कोई बढ़त होती है तो फिर ज़मीन को कोई, लोगों को, इन्वेस्टर्स को कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होता है। तो ये एक थोड़ा सा दिमाग लगा के ये लोग काम करते हैं। और अगर इसी तरीके से आईपीओ आने वाले तो मुझे लग रहा है फ्यूचर में और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, बस क्योंकि राजस्थान में ऐसे लोग बहुत हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं, इस तरीके से एग्रीकल्चर करके बाद में सामान को बेचते हैं। तो आई थिंक बहुत आईपीओ आने वाले हैं। और ऐसे में आईपीओ लेके आने वाली जो कंपनियां होती हैं वो चारों तरफ ऐड चला चला के बोलते हैं अपनी कंपनी का आईपीओ लाओ, छोटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आईपीओ निकाल देंगे। सो आई थिंक मेनी मोर आईपीओज आर गोइंग टू कम नाउ। नेक्स्ट अगर कंपनी के बारे में और डिटेल्स को देखते हैं, सो ये एक नेगेटिव पॉइंट था, वैसे पॉजिटिव पॉइंट नहीं था, ये नेगेटिव पॉइंट था। अगर कंपनी के नाम पे होती तो मज़ा आ जाता। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि नीरज क्या नाम है, छगनराज गेमावत और ये रचना नीरज गेमावत, तो इनके पास में मेनली शेयर होल्डिंग है, कंपनी के मालिकाना हक है इनके पास में, बाकी तो नहीं है। और यही मेनली कंपनी, वो जो उसके मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, यही कंपनी के मालिक हैं। सो किराया भी इनको मिलेगा, साथ में जो पैदा कंपनी प्रॉफिट करेगी वो भी इन्हीं को मिलेगा। और 73% मतलब कुछ अच्छा खासा ये लोग बेच भी नहीं रहे हैं, राइट। ये सिर्फ 73% के आसपास यही मालिक रहने वाले हैं। तो अगर ज़मीन को ये कंपनी के नाम पे रख भी देते तो भी फ़ायदा इन्हीं को होता, क्योंकि मालिक यही है। पैसे ज़्यादा मांग लेते थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। नेक्स्ट अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी ठीक है, प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक कर रही है। अब एक बार थोड़ा सा पी और पीवी रेशियो को एक बार चेक करते हैं। सो यहाँ पर लास्ट ईयर की कमाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने 24 करोड़ की वैल्यू लगाई है, 1,30,00,000 की इन्होंने वो नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं। सो यहाँ पे पी रेशियो निकल के जो आ रहा है वो निकल गया 18 का। सो 18 का पी रेशियो को अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं, दो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है रघुवंश एग्रो फार्म, तो इसका है 38 का पी रेशियो, और सेकंड इज बेंगलोर फोर्ट फार्म्स, तो इसका जो पी रेशियो 121 का है। दैट इज़ अगेन एक हमारी जो कंपनी आईपीओ वाली वो अच्छा कमा रही है। सो इसके ऊपर जाने के चांसेस पी रेशियो के हिसाब से तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पीबी रेशियो को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे 1,90,00,000 रुपए तो नेटवर्थ ऑलरेडी है, और यहाँ पर कंपनी 6 करोड़ रुपए और उठा रही है। सो यहाँ पे 7-8 करोड़ की नेटवर्थ हो जाएगी, तो 8,24,3 का पीबी रेशियो निकल के आता है। सो इसका भी 3.65 का है और बेंगलोर फोर्ट का 3.75 का है। सो पीबी रेशियो में भी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है। सो कमाई भी अच्छी कर रही है, वैल्यूएशन भी कंपनी ने ठीक ठाक लगाई है, जितना पैसा कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से। सो आई गेस इसको मार्केट को थोड़ी बहुत वैल्यू इसको दे सकता है एट ऑन द बेसिस ऑफ जो वैल्यूएशन हेम सिक्योरिटीज़ वाले लेके आ रहे हैं उसके हिसाब से। सो आई होप कि इसका जो जीएमपी रेशियो है, अब आईपीओज के अंदर जीएमपी रेशियो होता है, जीएमपी रेशियो अगर इस कंपनी का 50% से ज़्यादा रहता है, अबव 50% रहता है, सो आई थिंक मैं अपनी बता सकता हूँ, आई विल डेफिनेटली अप्लाई इन दिस फॉर लिस्टिंग गेन्स पर्पसेस ओनली।
Finally, that's all from our side and see you tomorrow with new important video.